कक्षा 10 विज्ञान के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे धातु एवं अधातु वाले चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न के ऊपर। जो पाठ्य के अंत में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उस पर हम एक बार प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, एक प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक दिया हुआ है NaCl और कॉपर, फिर MgCl2 और एल्युमिनियम, FeSO4 फेरस सल्फेट और सिल्वर, AgNO3 और कॉपर। इनमें से चार ये युगल दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि कौन एक दूसरे से विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की, तो सक्रियता श्रेणी को अगर ध्यान में आप रखें तो उसमें हमने बताया था कि धातुओं की सक्रियता के घटते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं, या उसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी का एक गुण ये है कि ऊपर की धातुएं नीचे के धातुओं को तो विस्थापित कर देती हैं उनके यौगिक से, लेकिन नीचे की धातुएं ऊपर के धातुओं का विस्थापन उनके यौगिकों से नहीं कर सकते। तो जैसे हम सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो सक्रियता कम होती जाती है। सबसे कम सक्रिय धातु नीचे है और सबसे अधिक सक्रिय धातु ऊपर है। अब हम बात करेंगे अधिक सक्रिय। तो पहले में NaCl और कॉपर है। Na कॉपर से ऊपर है तो ये कॉपर NaCl से सोडियम का विस्थापन नहीं करेगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम मैग्नीशियम का विस्थापन नहीं करेगा। सिल्वर Fe का विस्थापन नहीं करेगा क्योंकि ये तीनों में ये जो विस्थापन के लिए जो धातु है वह नीचे है। और इस चौथे वाले में Ag से और कॉपर में दोनों की तुलना करते हैं तो कॉपर ऊपर है, Ag नीचे है। कॉपर ऊपर है और Ag नीचे है, तो कॉपर के द्वारा सिल्वर का विस्थापन हो जाएगा। तो ये तो प्रश्न ये था और इसमें से ये आपका सही है। दूसरा प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे के फ्राइंग पैन जिसमें खाना बनता है पैन, उसमें कौन सा उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो चार विधि दिया हुआ है ऑप्शन: ग्रीज लगाकर और पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, और सभी। इसमें से ग्रीज लगा करके हम उसका संक्षारण रोक सकते हैं जंग से, लेकिन वो चूँकि खाना बनाने के लिए प्रयोग होगा इसलिए उसको बार बार गर्म करने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, धुलने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। पेंट के साथ भी वही कंडीशन है। तो जिंक की परत हम चढ़ा करके उसको जंग से बचाने का उपाय कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। और चार तत्व दिए हुए हैं। तीसरा, ये दूसरा था। तीसरा जो प्रश्न है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है।
तो उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है कौन सा धातु हो सकता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कैल्शियम दिया हुआ है, फिर कार्बन दिया हुआ है, फिर सिलिकॉन दिया हुआ है और फिर लोहा दिया हुआ है। तो इसमें से कैल्शियम सही उत्तर होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और वह जल में विलय होता है। फिर चौथा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत होती है, क्यों होती है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत क्यों होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका उत्तर ये होगा क्योंकि जो धातुएं कम क्रियाशील हैं उसका डब्बा के ऊपर उसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक के अपेक्षा टीन कम क्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के अपेक्षा टीन की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत अगर हम चढ़ाते तो वह उसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण उसका संक्षारण हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, आपको एक हथौड़ा, ये कह रहा है कि आपके पास हथौड़ा है बैटरी है और बल्ब, तार एवं स्विच है। बल्ब, तार और स्विच, ये चीज़ें आपको दी गई हैं और इसके आधार पर आप इसका उपयोग करके कैसे धातु और अधातु की पहचान कर सकते हैं। ये हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया हुआ है। इन चीज़ों का उपयोग करके आप धातु और अधातु में कैसे अंतर बता सकते हैं। तो याद करिए कि धातु और अधातु का जब गुण हमने बताया था तो उसमें एक गुण हमने बताया था आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, और आघात वर्धनीय का मतलब है कि उसको आघात करने से, चोट करने से वह फैलता है, वो उसकी प्लेट बनाई जा सकती है। तो हथौड़े का प्रयोग करके हम उस पर चोट अगर करते हैं तो अगर धातु होगा तो वह फैलेगा और अधातु होगा तो वह भंगुर हो जाएगा, नहीं फैलेगा। तो एक तो हथौड़ा का प्रयोग करके आप इस तरीके से बता सकते हैं। बाकी जो 4 चीज़ें हैं, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच, इसका उपयोग करके हम कैसे धातु को बता सकते हैं। तो तार अगर है तो तार से अब इसका एक परिपथ बनाएंगे और परिपथ में इस तरीके से उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बल्ब होगा और ये तार है, यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, और ये बल्ब, तार और तार हो गया स्विच। अभी इस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं, अगर स्विच को ऑन करते हैं, अगर बल्ब जलने लगेगा, बल्ब अगर जलने लगता है तो हम बता सकते हैं कि यह तार धातु है, क्योंकि धातु का लक्षण है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर अधातु होता तो यह बल्ब नहीं जलता और इस प्रकार वह अधातु के रूप में हम उसको चिन्हित कर सकते थे। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों का प्रयोग करके हम धातु और अधातु के सैंपल को हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? और 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ये भी हमने बताया था, धातु और धातु का जब गुण हमने बताया था उसमें हमने कहा था कि धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे ऑक्साइड, ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल
और क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसमें हमने उदाहरण दिया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर अम्ल से क्रिया करता है, अगर HCl की हम बात करते हैं तो अगर HCl से क्रिया करता है तो ये क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा AlCl3 और पानी बनेगा H2O। अब AlCl3 का मतलब है कि 6 कर देंगे तो यहाँ पर 2, ये लवण बना दिया। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 अगर क्षारक के साथ क्रिया कर रहा है 2NaOH, तो ये बनाता है 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और पानी बनाता है। इस तरीके से ये दोनों अम्ल और क्षार के साथ क्रिया प्रदर्शित करेगा। और इसी तरीके का एक और ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड ZnO, यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह भी अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकते, जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। तभी वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी के आधार पर है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की अगर बात करें तो बीच में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा वह अधिक सक्रिय होगा, हाइड्रोजन से नीचे का होगा वह कम सक्रिय होगा, कम सक्रिय, और हाइड्रोजन से ऊपर अधिक सक्रिय। वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी दोनों एक ही है। तो ये अब जो ऊपर वाला हाइड्रोजन से ऊपर है वो तो इस अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। अम्ल का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है H2SO4 या HCl, इसमें से हाइड्रोजन का विस्थापन कौन करेगा? जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वह विस्थापन उसका नहीं करेगा। तो अगर वैद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आप ध्यान देंगे, इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक ये ऊपर है तो ये विस्थापन नहीं करेगा। हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेगा, विस्थापन करेगा क्योंकि ऊपर है। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं तो वो उस अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करेंगे। जैसे कापर है, सिल्वर है, ये धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को उसके अम्ल से विस्थापन नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु M, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी होगा क्वेश्चन नंबर, कि किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड तथा वैद्युत अपघटन किससे बनाएंगे? वैद्युत अपघटन की जब बात होगी तो आप पिछला वीडियो जब देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि धातुओं के शोधन में एक वैद्युत अपघटनी विधि बताया था। वैद्युत अपघटनी विधि या वैद्युत अपघटन, इसमें क्या होगा? एक वैद्युत अपघटनी सेल होता है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और ये धातु का कोई लवण होता है जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है।
धात्विक लवण है जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो धात्विक लवण और ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। और जो एनोड है, कैथोड है, ये शुद्ध धातु का कैथोड होता है और अशुद्ध जो धातु होता है उसका एनोड होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अशुद्ध और ये शुद्ध। अब जब इसको हम बाहर से विद्युत स्रोत से जब जोड़ देते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो धीरे धीरे इस एनोड से जो शुद्ध धातु के आयन हैं वो विलयन में चले जाते हैं और विलयन से उसी रेशियो में, उसी मात्रा में कैथोड पर जाकर के संचित हो जाते हैं और नीचे जो उसमें अशुद्धि है वह यहाँ पर नीचे बच जाता है, जिसको आप लोगों ने एनोड पंख के रूप में इसको जाना था। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग वैद्युत अपघट्य के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। दो तरीके में तो बहुत सारे तरीके हमने संक्षारण से बचाव के लिए किया था। एक तो ग्रीज या तेल लगाकर या फिर पेंट करके और एक और हमने लिखा था यसद लेपन यानी जिंक की परत चढ़ाकर ये यसद लेपन कहलाता है। इस तरीके से हम इसको संक्षारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। ये क्वेश्चन कारण बताना है। कारण क्या है इसका कि चांदी, सोना, प्लेटिनम का उपयोग आभूषण में किया जाता है। आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो आप जानते हैं कि इनकी विशेष चमक होती है, चमक की वजह से आभूषण बनाया जाता है। फिर इनकी क्रियाशीलता कम होती है और इसलिए ये इनका संक्षारण बहुत कम होता है, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तेल में क्यों रखा जाता है? तेल में क्यों रखा जाता है ये भी जानते हैं। क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। खुले में जब वायु के साथ रहते हैं, वायु में जब रखेंगे तो वायु के साथ इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर के वह जलने लगता है। वायु के साथ जलने लगता है। इसलिए वायु से बचाने के लिए इसको तेल में हम रखते हैं। फिर है प्रश्न है एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि एल्युमिनियम का संक्षारण बहुत कम होता है, या ये कहें नहीं होता है, और क्योंकि ये ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ऑक्साइड में परिवर्तित कर देने से
उससे उनका निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। इसलिए पहले सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करने पर उसमें चमक उत्पन्न हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन को अगर वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर एक हरी सी परत जमा हो जाती है। तांबे के बर्तन पर हरी परत जमा हो जाती है और यह उसके संक्षारण का एक उदाहरण है। और यह हरा जो रंग परत जो बनता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु के साथ उपस्थित रहता है, वायु में मिला रहता है, तो वायु में उपस्थित नमी और कार्बन डाइऑक्साइड ये कॉपर कार्बोनेट के रूप में उसके ऊपर जमा हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट CuNO3 ये जमा हो जाता है। और जब इसको हम अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, जो नींबू या इमली के रस से अम्ल के साथ, तो ये क्या होगा, उसको उदासीन करेगा और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है और ये उदासीन जब कर देगा तो इससे वो जो हरा परत है वह समाप्त हो जाता है। समाप्त होकर चमकीला दिखने लगता है। इसलिए तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है और इसको आप लोग इस अध्याय के धातुओं और अधातुओं के गुण वाले सेशन में आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है और इतने प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास के प्रश्न में दिए हुए हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।